13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए हजारों लोगों का बेरहमी से नरसंहार कर दिया गया। ये नरसंहार अंग्रेजी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर हुआ था। अधिकतर लोग इस हत्याकांड के बारे में जानते हैं। ये इतिहास का वो पन्ना है जिसकी कहानी भारत आज तक नहीं भुला सका है। लेकिन इस हत्याकांड से जुड़ी एक ऐसी कहानी भी है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई है। ये कहानी है सर चैत्तूर शंकरन नायर की। नमस्कार दोस्तों, हिंदुलॉजी फैक्ट में आपका स्वागत है। हाल ही में अक्षय कुमार की नई फिल्म केसरी 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें अक्षय कुमार एक लॉयर के गेटअप में दिख रहे हैं। अगर आपने भी ट्रेलर देखा होगा तो आप भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि अक्षय कुमार ने जिस शख्स का गेटअप लिया है, आखिर वो शख्स है कौन। मूवी के इस ट्रेलर में जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी दर्शाया गया है। आखिर कौन है ये शख्स जिन पर ये मूवी बनी है और इनका जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या संबंध है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्रिटिश राज के दौरान 11 जुलाई साल 1857 को केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के मनकारा गांव में ब्रिटिश सरकार में तहसीलदार के पद पर तैनात मप्पायल रामुन्नी पडिक्कर के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया चैत्तूर शंकरन नायर। इनकी मां का नाम पार्वती अम्मा चैत्तूर था। मातृवंशी उत्तराधिकार के माध्यम से इनको अपना पारिवारिक नाम चैत्तूर मिला था। इनके पिता तहसीलदार थे, इसलिए इन्हें भी अच्छी शिक्षा मिली, जो उस दौर में सभी भारतीयों को नसीब नहीं होती थी। मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद शंकरन नायर ने मद्रास हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट अपना कैरियर की शुरुआत की। एक वकील के रूप में भी ये अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। एक बार मद्रास कोर्ट के भारतीय वकीलों ने ये तय किया कि कोई भी भारतीय वकील किसी अंग्रेज बैरिस्टर के जूनियर के रूप में काम नहीं करेगा। लेकिन नायर ने इन सब का विरोध किया और इस बात को मानने से भी मना कर दिया। शंकरन नायर का मानना था कि हर वकील को अपना सीनियर चुनने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। नायर की इस बात से बाकी वकील इतने नाराज हुए कि सबने मिलकर नायर का बहिष्कार कर दिया। इन सब के बावजूद भी शंकरन नायर अपने फैसले पर टिके रहे। नायर के बारे में कहा जाता है कि वो अगर किसी बात पर विश्वास कर लेते थे तो अपने फैसले से हटते नहीं थे। नायर के दामाद और स्वतंत्र भारत के पहले विदेश सचिव KPS मेनन ने भी शंकरन नायर के इस व्यक्तित्व का उनकी आत्मकथा में उल्लेख किया है। बाद में नायर मद्रास सरकार में एडवोकेट जनरल होते हुए हाई कोर्ट के जज भी रहे। कई बड़े पदों पर रहने के बाद साल 1904 में उन्हें कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर नियुक्त किया गया और इसी के साथ साल 1915 में उन्हें ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में भी जगह दे दी गई। उस समय इस काउंसिल में 5 सदस्य होते थे, जिनमें केवल नायर अकेले भारतीय थे। यानी उस दौर में एक भारतीय को जो सबसे ऊंची पोजीशन मिल सकती थी, नायर उसी पोजीशन पर बैठे थे। इस काउंसिल में इन्हें शिक्षा विभाग की देखरेख का काम सौंपा गया। ऊंचे सरकारी पदों पर रहते हुए भी नायर ने लगातार भारतीयों के हक की आवाज उठाई और ब्रिटिश नीतियों का लगातार विरोध भी किया। साल 1897 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और लगातार भारतीय राजनीति में सक्रिय भी थे। मद्रास हाई कोर्ट का जज रहते हुए भी इन्होंने कई ऐसे बेबाक फैसले दिए जिसकी वजह से ये कई लोगों की आंखों में चुभने लगे थे। नायर के तीखे बोल, बेबाक अंदाज और दृढ़ विश्वास के कारण उस समय भारत के सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने नायर को एक बार इम्पॉसिबल मैन यानी असंभव आदमी भी कह डाला था। मॉन्टेग्यू का नायर के बारे में कहना था कि ये आदमी बहस के दौरान ऊंची आवाज में बोलता है और किसी की भी नहीं सुनता और ना ही किसी से समझौता करता है। 1912 में ब्रिटिश सरकार ने इनके इसी बेबाक अंदाज के कारण इन्हें नाइट की उपाधि भी दी, जिससे इनके नाम के आगे सर लग गया। फिर साल 1919 में आए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू कराने में भी नायर की अहम भूमिका रही, जिसके तहत प्रांतों में दोहरा शासन आया, जिससे शासन में भारतीयों की भूमिका भी बढ़ गई। इसी दौरान साल 1919 में वो घटना घटी
जिसने ब्रिटिश सरकार को सर चेत्तूर शंकरन नायर का सबसे बड़ा दुश्मन बना डाला। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन लोग रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। इसी समय मौके पर मौजूद ब्रिटिश सेना के कमांडर ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दे डाला। हजारों बेगुनाह मारे गए। बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले विंस्टन चर्चिल ने इस हत्याकांड के बारे में ब्रिटेन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में खुद कहा था कि भीड़ निहत्थी थी, वो किसी पर हमला नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ एक सभा कर रहे थे। गोलियां चली तो लोग इधर उधर भागने लगे। वहां लोगों के इतने झुंड थे कि एक गोली 3-4 लोगों को छेद देती थी। लोग पागलों की तरह इधर उधर भागे। कई लोग खुद को बचाने के लिए जमीन पर लेट गए, लेकिन ब्रिटिश सेना ने जमीन पर भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये तब तक चलता रहा जब तक सैनिकों की बंदूक की गोलियां खत्म नहीं हो गई। इस नरसंहार के पीछे था जनरल रेजिनॉल्ड डायर, जो उस समय अमृतसर में ब्रिटिश सेना का कमांडर था। लेकिन ये इस हत्याकांड का अकेला दोषी नहीं था। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर का भी इस हत्याकांड में पूरा हाथ था। भारतीयों के इतने बड़े नरसंहार के बाद भी इन्हें उचित सजा नहीं मिली। रेजिनॉल्ड डायर की केवल नौकरी गई, लेकिन माइकल ओ डायर पर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। इस हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुरंत पंजाब में मार्शल लॉ और प्रेस पर रोक लगाकर इस मामले को दबा दिया। हालांकि इस बीच एक अंग्रेज पत्रकार बेंजामिन हॉनीमैन ने एक साहसिक रिपोर्ट से जलियांवाला बाग का सच उजागर कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में खलबली मच गई। सरकार ने बेंजामिन को पकड़कर देश से बाहर कर दिया। इसी माइकल ओ डायर की करतूत दुनिया के सामने लाने में सर चेत्तूर शंकरन नायर का बहुत बड़ा रोल था। शंकरन नायर को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड का पता चला तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना चाहा, मगर मोतीलाल नेहरू और कई राष्ट्रवादियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और कहा कि वो ब्रिटिश सरकार में रहकर उन पर इस घटना पर सही कदम उठाने का दबाव बनाए। लेकिन भारत में उस समय ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इतना भी नहीं माना कि जलियांवाला बाग में कुछ गलत हुआ है। आखिरकार जुलाई 1919 में चेत्तूर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चेत्तूर के इस्तीफे से बन रही नेगेटिव खबरों और भारत में लगातार हो रहे विरोध के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। किसी भी मामले में सरकारी जांच का सीधा मतलब होता है कि घटना बड़ी है। अपने अधिकारियों द्वारा अंजाम दिए गए जिस हत्याकांड से अभी तक ब्रिटिश सरकार और अधिकारी मुंह फेर रहे थे, अब उसमें जांच होने जा रही थी। दुनिया भर की प्रेस में ये बड़ी खबर थी, मगर चेत्तूर को अभी आगे भी बड़ा रोल निभाना था। फिर वापस मद्रास लौटकर सर शंकरन नायर ने एक किताब लिखी, गांधी एंड एनॉर्की। इसमें एक तरफ तो उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की आलोचना की और उनके तरीकों को असंवैधानिक बताया, दूसरी तरफ अपनी इसी किताब में उन्होंने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की भी कड़ी आलोचना की, जो लगातार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। माइकल ओ डायर ने भी दावा किया कि चेत्तूर की किताब ने उनकी रेपुटेशन खराब की है और माइकल ने चेत्तूर पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। हालांकि तब तक जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। लंदन में माइकल ओ डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया और उसे सम्मान की तलवार भी दी गई। माइकल ओ डायर के द्वारा चेत्तूर पर किया गया मानहानि का मुकदमा अब सीधे लंदन की किंग्स बेंच में पहुंच चुका था, जहां चल रहे मुकदमों पर पूरी दुनिया की नजर रहती थी। चेत्तूर पर भी चल रहे इस केस की सुनवाई 5 हफ्ते तक चली, जो उस दौर में किंग्स बेंच में चली सबसे लंबी सुनवाई बनी थी। इसी केस की हियरिंग की वजह से जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने आया था। हालांकि केस के अंत में माइकल ओ डायर की जीत हुई। ज्यूरी के 12 सदस्यों में से 11 ने चेत्तूर के खिलाफ वोट दिया था। ज्यूरी के 12 सदस्यों में से केवल एक सदस्य ऐसे थे जिन्होंने चेत्तूर के पक्ष में फैसला दिया। इनका नाम था हैरोल्ड लॉस्की, जो उस दौर में एक प्रसिद्ध अंग्रेजी राजनीतिक
और एक अर्थशास्त्री थे। क्योंकि ज्यूरी का फैसला सर्वसम्मति के साथ नहीं लिया गया था, इसलिए सर शंकरन नायर को केस लड़ने का एक और मौका दिया गया। लेकिन नायर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे अपने पक्ष में फैसला सुनाने के लिए अन्य 12 अंग्रेज दुकानदारों पर भरोसा नहीं करेंगे। नायर का मानना था कि ब्रिटिश ज्यूरी के सदस्य उनके फेवर में वोट करेंगे ही नहीं। फिर चेत्तूर को ऑप्शन दिया गया कि वो माइकल ओडायर से माफी मांग ले या फिर 7,500 पाउंड का दंड भरे, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी, वो भी एक भारतीय के लिए। लेकिन चेत्तूर ने माइकल ओडायर जैसे शख्स के आगे झुककर उससे माफी मांगने के बजाय ये फाइन भरना चुना। वो केस हार गए, लेकिन उनका मकसद पूरा हुआ और पूरी दुनिया जलियांवाला बाग का सच जानकर हैरान रह गई। ब्रिटिश सरकार को पंजाब में मार्शल लॉ और प्रेस पर लगी बंदिशें हटानी पड़ी। हालांकि माइकल ओडायर ने कभी नहीं माना कि उसने कुछ गलत किया था और 1925 में उसने अपने एक्शन की सफाई देते हुए एक किताब भी लिखी थी। फिर एक दशक बाद 1934 में 77 वर्ष की आयु में सर शंकरन नायर का देहांत हो गया। लेकिन इससे पहले वे अपने पीछे सार्वजनिक सेवा की एक वास्तविक विरासत छोड़ के गए। उनके वंशज विभिन्न पदों पर भारत की सेवा करते रहे, जैसा कि कुन्ही रामन पलात कैडेट, भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने 1961 में पुर्तगालियों से गोवा की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल ओडायर का क्या हुआ, तो आपको बता दें कि 1940 में भारत के एक वीर क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर इसी माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भले ही आज बहुत कम लोग सर शंकरन नायर के बारे में जानते हैं, लेकिन यही वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा किए गए प्रयासों के बाद पूरी दुनिया के सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड का सच सामने आ पाया। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।